जय हिंद, नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 चैप्टर अपना चल रहा है संख्याओं के साथ खेलना, है ना। और इस चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में जो बेसिक था 3.4 एक्सरसाइज है सार व गुणनखंड और सार व गुणज, यानी कि कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स, है ना। उसको हमने अच्छे से समझा था कि सार व गुणनखंड क्या होते हैं, सार व गुणज क्या होते हैं। और एक हमने और देखा था कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, यानी कि जिनमें गुणनखंड एक ही गुणनखंड कॉमन आता है वो सार व सह अभाज्य संख्या होती है। ये सब हमने पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया। तो सबसे पहले आपको वो देखना चाहिए जिससे कि आप सार व गुणनखंड, सार व गुणज इनके बारे में अच्छे से समझ सको, है ना। आज अपन क्या करते हैं, जो सार व गुणनखंड है और सार व गुणज है, इनके ऊपर हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 से पहले 2 एग्जाम्पल है, तो उन एग्जाम्पल को करते हैं। फिर उसके बाद में एक्सरसाइज 3.4 है, उसके शायद इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, तो 1-2 क्वेश्चन को आज कर लेते हैं और बाकी को क्लास जितनी लंबी होती है उसके हिसाब से अपन कर लेंगे, है ना। तो पहले एग्जाम्पल शुरू करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। सबसे पहले आपको वो बेसिक वाला जो वीडियो है सार व गुणनखंड और सार व गुणज वो जाके देखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज आके समझनी है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है वो 3.4 एक्सरसाइज में है। और एक्सरसाइज अपनी बेस किस पे है, यानी कि हमारा इसका जो बेसिक क्या है वो है सार व गुणनखंड और सार व गुणज, है ना। तो सबसे पहले इसमें अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर आपके पास अपनी बुक होनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर है 5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, 75, 60 और 210 के सार व गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमको पहले 75 के गुणनखंड करने पड़ेंगे, फिर 60 के गुणनखंड करने पड़ेंगे, फिर 210 के गुणनखंड। और उन गुणनखंड में जैसे सब तीनों गुणनखंड में जो जो गुणनखंड मिलेंगे ना अपन को, वो सब क्या हो जाएंगे, सार व गुणनखंड, है ना। देखो सबसे पहले हमको करनी क्या है, हमको निकालना है 75, 60 और 210 के सार व गुणनखंड। इनको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन फैक्टर, सार व गुणनखंड, ठीक। वो अपन करें तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को इन तीनों के अलग अलग गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले मैं करता हूं 75 के गुणनखंड, 75 के गुणनखंड। तो मैंने बताया था ना, एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, एक चाहे आप किसी भी संख्या का गुणनखंड करो, एक सभी में होगा ही होगा। तो 75 के गुणनखंड में एक तो हो ही जाएगा, तो एक वो संख्या खुद है कि अगर वो 75 के गुणनखंड कर रहे हैं तो 75 का खुद 75 भी एक गुणनखंड होगा, है ना। ऐसे मैं इधर करके बताता हूँ आपको। देखो एक तो हो जाएगा 75 का गुणनखंड 1, ठीक है। फिर अब अपन को ऐसी गिनती लेके चलनी है, एक का कर लिया, अब 2 के साथ है, 2 के साथ कोई एक ऐसी संख्या आ रही है क्या जिसको आपस में गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाए, 75 आ जाए, है ना। तो देखो इधर इन गुणनखंड का, इधर हम गुणनखंड करते हैं तो अपन ने गुणधर्म भी पढ़े हैं गुणनखंडों का, कि अगर किसी संख्या के गुणनखंड होते हैं तो उन गुणनखंडों का संख्या में पूरा भाग जाएगा। तो अगर 2 का गुणनखंड बनेगा तो 75 में 2 का भाग भी जाना चाहिए। अपन को ये पता है कि 75 में 2 का भाग है, क्योंकि अब तो हमने विभाज्यता के नियम पढ़ लिए है ना भाई, है ना। तो अपन को पता है कि इकाई का अंक क्या नहीं है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। अब 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, और अगर 2 का भाग नहीं जाएगा तो फिर 2 इसका गुणनखंड भी नहीं होगा। अब देखो 3 बताओ, 3 के साथ कोई एक ऐसी संख्या हो रही है क्या जिसको अपन गुणा करते तो हमारे पास क्या आ जाए, जिससे गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाए, 75 आ जाए। तो बोले कि 75 में 3 का भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर 75 का गुणनखंड बन रहा है तो फिर 3 का भाग भी जाना चाहिए। तो बोले 3 का भाग कैसे जाएगा, कैसे पता करें, तो जब अंकों के योग में 3 का भाग चला जाएगा तो उस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो 7 और 5 12 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 75 में भी चला जाएगा। तो देखिए, देखो 3 का कितनी बार चला जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 2 6, तो 25 बार चला जाएगा। 25 एकम 25, 25 2 50, 25 3 75, है ना। तो ये हमारा एक नया गुणनखंड हमारे पास आ गया। अब अपन 4 के साथ करेंगे। बताओ
4 का 75 में भाग जाता है, ये 4 के टेबल में कहीं पर 75 आता है या नहीं आता, यानी 75 75 में 4 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 4 इसका गुणनखंड नहीं होगा। ये आसानी से देखने का बढ़िया तरीका है। अब देखो 5, तो 5 तो आराम से होता है क्योंकि इकाई का 5 की वाध्यता क्या कहते हैं 0 और 5 होना चाहिए इकाई का, तो यहाँ पर 5 है। देखो कितनी बार चला जाएगा 15 बार, 15 पंजे 75, तो ये भी क्या हो गया हमारा एक नया गुणनखंड। ये हम जब तक करते जाएंगे जब तक या तो मान लो इधर 5 इंटू 5 यानी कि दोनों संख्या बराबर आ जाए या फिर दो गुणनखंड बराबर आ जाए, तब तक अपन ये करते रहेंगे। देखो 5, अब देखो 6 लेंगे तो बताओ 6 का भाग भी जाना चाहिए। अगर 6 गुणनखंड बनेगा इसका तो 6 का भाग भी जाना चाहिए, तो 6 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि 6 की वाध्यता का नियम है कि उस संख्या में 2 और 3 दोनों का जाना चाहिए, तो इसमें 2 का 3 का तो जा रहा है लेकिन 2 का नहीं जा रहा है, इसका मतलब 6 का भी नहीं जाएगा। अब 7, बताओ 7 से ऐसी कोई संख्या है क्या जिसको गुणा करने पर 7 के टेबल में यानी कि 7 के पहाड़े में 75 कहीं आता है क्या, नहीं आता है ना, सीधा ही 70 के बाद में क्या आता है 77 आ जाता है 7 के पहाड़े में, इसका मतलब 7 का भाग 75 में नहीं जाता। फिर 8 के पहाड़े में 75 आता है, नहीं आता। फिर 9 के पहाड़े में अंकों के योग में 9 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो 75 में भी नहीं जाएगा। अंकों का योग 12 हो रहा है, 12 में 9 का भाग नहीं जाता, तो 75 में भी नहीं जाएगा। फिर 9 के बाद में 10, तो 10 का भाग देने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। इकाई का अंक जिस संख्या में 0 है उसमें 10 का भाग चला जाएगा, तो 10 भी नहीं है। 11, तो 11 के पहाड़े में तो 75 नहीं आता। फिर 12 के पहाड़े में 75 आता है क्या, बोले 12 के पहाड़े में भी नहीं आता। फिर 13 में भी नहीं है। 14 में भी नहीं है। 15 में है क्योंकि यहाँ पे हमने देखो किया है अभी, तो 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा 75। अब देखो ये गुणनखंड हमने किया था, ये दोबारा उल्टा हो गया, रिपीट हो गया। अब इसका मतलब है इसके और कोई नए गुणनखंड नहीं होंगे, ये वापस रिपीट हो जाएंगे। 15 इंटू 5 अब की बार हो जाएगा 25 इंटू 3 और फिर 75 खुद हो जाएगा 75 इंटू 1 कितना 75, 75 इंटू 1 75 है ना, ये हो गया हमारे पास। यानी 75 के गुणनखंड कितने निकले के आ गए 1 3 5 15 25 और 75। यानी कि ये गुणधर्म हमने पढ़ रखे अच्छे से कि जो गुणनखंड होते हैं उन गुणनखंड का उस संख्या में भाग जाना चाहिए तब वो गुणनखंड होगा, अगर भाग नहीं जाएगा तो वो गुणनखंड भी नहीं होगा। ये हमने इस गुणधर्म पढ़े थे, गुणनखंड और गुणज के कुछ गुणधर्म पढ़े थे, तो आपने सीधे इस वीडियो में एंटर किया तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको शुरू से ही पूरा देखना पड़ेगा, है ना। ये हमने 75 के कर लिए। अब अपने क्या करेंगे 60 के गुणनखंड, 60 के गुणनखंड, तो 60 के गुणनखंड करेंगे। देखो एक तो ये तो सभी में होता है, तो 1 का गुणनखंड हो गया। 60 के गुणनखंड 1 इंटू 60, एक तो ये तो सभी का हो जाएगा 60। फिर देखो अगला गुणनखंड हमें को कंटिन्यू 2, तो 2 में 60 का भाग जाता है, इसका मतलब 2 भी इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। 2 में 60 का भाग जाएगा कितनी बार 3 बार, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60। फिर अगला देखो 3, तो अंकों के योग में 3 का भाग जाता है क्योंकि अंकों का योग कितना 6 + 0 6 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 60 में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 और कितनी बार चला जाएगा 3 दूनी 6 20 बार चला जाएगा, तो क्या आएगा 60। फिर अगला देखो 4 की भाज्यता का नियम हमने ये पढ़ा कि इकाई और दहाई के अंकों में, है ना, इकाई और दहाई के अंकों में 4 का भाग जाए तो यहाँ पे देखो जब आपको इकाई का अंक ही 0 मिल जाए ना, इकाई दहाई के अंक 0, तो इसका मतलब समझ लो उसमें 4 का भाग चला जाएगा। ये जो दोनों अंक, अगर आपको दोनों अंक 0 मिल जाएगा ना तब आपका 4 का भाग उसमें आराम से चला जाएगा। और एक अंक 0 मिला तो आपको देख लेना, देखो 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 एकम 4, 2 बच गया 20, चला जाएगा। देखो 15 बार चला जाएगा, 4 का भाग भी चला जाएगा, कितनी बार 15 बार, 15 चौके 60। फिर देखो 5, तो 5 का तो आराम से चला जाएगा क्योंकि इकाई का क्या है 0 है, और 5 का चला कितनी बार जाएगा 5 का चला जाएगा 12 बार, 12 पंजे 60। फिर 6 का तो 2 और 3 का गया है भाग, तो 6 का भी आसानी से चला जाएगा 10 बार 60। फिर 7 का नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा। फिर देखो 10 वापस 10 का ही जाएगा, 10 इंटू
6 60। अब देखो 6 इंटू 10, 10 इंटू 6 रिपीट हो गया ना, वापस उल्टा होगी। इसका मतलब अब इसके आगे नई संख्याओं का कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। अब वापस यही 10 इंटू 6 हुआ ना, तो अगला 12 इंटू 5, 15 इंटू 4, 20 इंटू 3, इन्हीं को अब वापस ऊपर से लिख देना है। तो देखो 60 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद में देखो 10, फिर 10 के बाद में देखो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 10 आएगा। अब वापस ऊपर चलो, देखो 12, फिर 15, फिर 20, फिर 30 और बाद में 60 खुद अपना एक गुणनखंड हो जाएगा। ये हमारे क्या हो गए 60 के गुणनखंड। आप देखो 210 के गुणनखंड करते हैं, है ना, कितने के 210 के गुणनखंड, 210 के गुणनखंड, 210 के गुणनखंड। देखो एक तो ये तो हो ही जाएगा 210 का गुणनखंड, तो यहाँ पे करके देखते हैं। देखो 210 का गुणनखंड 1 इंटू 210, ये तो सभी का ही होता है। फिर देखो इकाई का 0 है तो 2 का भाग भी चला जाएगा, कितनी बार 105 बार, कितना आ जाएगा 210। अब देखो इकाई का कितना, अंकों का योग कितना है 2 और 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 में 3 का भाग रहता है, इसका मतलब 210 में भी चला जाएगा, कितनी बार 70 बार, कितनी बार 70 बार चला जाएगा। फिर देखो 4, इकाई और दहाई का कितना है 10 है, 10 में 4 का भाग जाता है या नहीं जाता है, इसका मतलब 210 में भी नहीं जाएगा। फिर देखो 5 का चला जाएगा, क्योंकि इकाई का कितना है 0 है। अब 5 का चला कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो ये 42 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा 42 बार, है ना। फिर देखो 6 का, अब 2 का गया 3 का गया तो 6 का भी चला जाएगा। अब कितनी बार चला जाएगा, ये 6 का चला जाएगा। देखो 6 3 18, है ना, 6 3 18, कितने बज गए 3, 6 पंजे 30, इतनी बार चला जाएगा। और 7 का भी चला जाएगा, देखो 7 3 21, 30 बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 30 बार। अब 8 में 210 का भाग जाता है क्या, बोले 8 एकम 8, कितना बच गया 8 दूनी 16, 5 बच गया 50, नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा। फिर 9 अंकों की योग कितना हो रहा है 3, 3 में 9 का भाग जाता है क्या, नहीं, तो फिर पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। 10 का चला जाएगा, कैसे, क्योंकि इकाई का कितना 0 है, तो 10 का कितनी बार चला जाएगा 21 बार चला जाएगा 210। अब 11 का जाएगा क्या, 11 का नहीं जाएगा। देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, नहीं जाएगा। लास्ट में कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा और 100 हो जाएगा, तो 100 में 11 का भाग नहीं जाएगा। फिर 12, तो 12 एकम 12, कितना बच गया 8 और 1 9 90, नहीं जाएगा। फिर 13, तो 13 एकम 13, 8 बच गया 80 में नहीं जाएगा। फिर देखो 14, 14 एकम 14, कितना बच गया 7 70, हाँ 14 का भाग चला जाएगा, 14 का भाग चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, देखो 14 एकम 14, और फिर कितना बच गया 7 70, 70 में कितनी बार चला जाएगा 15 बार चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा, है ना। मैं डायरेक्ट ऐसे भाग दे के देख रहा हूँ, आपको क्या करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा वो आपको ऐसे 210 में ऐसे भाग दे करके देख लेना है। तो कितनी बार जाए, देखो 14 एकम 14, कितना बचा 7, ये 0 ले लेंगे साथ में। अब 70, 14 पंजे 70, तो कितना आ गया 15 बार चला गया, भाग पूरा पूरा। अब देखो अगली संख्या, देखो 14, हमें यहाँ पे क्रम से लेके चलना है, 13 का गया क्या नहीं गया, फिर 14 का चला गया, फिर 15, तो 15 का तो चला जाएगा। देखो यहाँ पे गुणनखंड हो रखे है ना, 15 इंटू 15 का भाग कितनी बार चला जाएगा 14 बार चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये रिपीट हो गया ना, इसका मतलब इसके नए गुणनखंड, नई संख्या नहीं बनेगी, यही वापस रिपीट। देखो 15, फिर 15 के बाद में 21 30 35, यही वापस गुणनखंड रिपीट हो जाएंगे। तो 1 2 3, फिर 5 6 7 10 15 14 15, फिर देखो 14 लिख दिया 15 लिख दिया, तो ये दोनों वापस लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगला क्या रहेगा 21, फिर अगला 30 35 42 70 105 और फिर 210 से खुद हो जाएगा। अब आपको यहाँ से सार्वय गुणनखंड का मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो सार्वय गुणनखंड, तो ऐसे गुणनखंड जो जितनी संख्याओं के गुणनखंड हमको पूछे हैं, यहाँ पे कितने पूछे हैं 75 60 और 210, तो इन सब के गुणनखंड में जो जो गुणनखंड है ना, वो इन तीनों की क्या हो जाएंगे सार्वय गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। देखो ये एक, तो ये एक हो जाएगा, एक सभी संख्याओं का सार्वय गुणनखंड होता है, चाहे आप कितनी भी संख्या लो, एक क्या होता है सभी संख्याओं का सार्वय गुणनखंड हो जाएगा। तो ये हो गया अपना एक सार्वय गुणनखंड।
फिर अगला देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब 2 सार्वय गुणनखंड नहीं होगा। फिर देखो 3 इसमें है, फिर इसमें भी है और फिर इसमें भी है, तो 3 भी क्या हो गया, एक सार्वय गुणनखंड हो गया, क्योंकि 3 भी तीनों के गुणनखंड में। देखो ये 3 75 के गुणनखंड में भी है, 60 के गुणनखंड में भी है, 210 के गुणनखंड में भी है, तो ये 3 क्या हो गया, एक सार्वय गुणनखंड हो गया। फिर देखो 5, तो 5 देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 भी एक क्या हो गया, सार्वय गुणनखंड हो गया। फिर देखो 15, तो 15 देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये क्या हो गया 15। फिर देखो आगे 25, तो देखो ये बीच वाले देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें जो नहीं है, आगे 15 है तो 15 तीनों मिल गया। फिर देखो 25 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो अगर एक में भी नहीं है ना, तो फिर वो सार्वय गुणनखंड नहीं होगा। फिर देखो 75 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। अब आगे वाले देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 20 अगर अपन देखेंगे तो इसमें नहीं है ना, 30 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, तो इसके सार्वय गुणनखंड कितने हो गए, 1 3 5 और 15, ये 4 इसके सार्वय गुणनखंड हो गए। यानी कि अपन को जितनी भी संख्या के सार्वय गुणनखंड पूछे वो उन संख्याओं के गुणनखंडों में होने चाहिए, वो होते हैं कॉमन फैक्टर। इसको बोलते देखो ये 3 इसके गुणनखंड में भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन और इसमें भी कॉमन है, इसीलिए क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। आइए देखो एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है कि 3 4 और 9, 3 4 और 9 के सार्वय गुणज ज्ञात कीजिए। तो सार्वय गुणज ज्ञात, और एक बात ये भी ध्यान रखना, जब अपन ने गुणज और गुणनखंड के गुणधर्म पढ़े थे ना, तो हमने पढ़े थे कि गुणनखंड होते हैं किसी भी संख्या के गुणनखंड, वो परिमित होते हैं, यानी निश्चित संख्या। ये देखो 210 है तो कितना लास्ट में जाके रुक जाएंगे कहीं ना कहीं, 75 के गुणनखंड है तो रुक गए, 60 के गुणनखंड है रुक गए, लेकिन जो गुणज होते हैं ना वो अनंत तक चलते रहते हैं, कि गुणज हमेशा अपरिमित होते हैं और गुणनखंड परिमित होते हैं। गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है जबकि गुणज अनिश्चित होते हैं। तो अपन को अब इस बार क्या पूछा, गुणज, तो जब गुणज ही अनिश्चित होते हैं तो सार्वय गुणज भी अनिश्चित, यहाँ पे गुणनखंड निश्चित है तो सार्वय गुणनखंड भी निश्चित, 4 5 यानी कि निश्चित संख्याओं में आ जाएंगे, है ना, परिमित, है ना। तो आप देखो 3 5 और किसका गुणनखंड है, 3 5 और 9 के सार्वय गुणज, 9 के सार्वय गुणज। तो ये तो हम जब लिखेंगे जब अपने हमारे पास तीनों के गुणज आएंगे। तो सबसे पहले देखो 3 के गुणज, 3 के गुणज। अगर आपको ये गुणज गुणनखंड समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इसका मतलब ये है कि आप सीधे इस वीडियो को देखने आए हो, आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे। तो सबसे पहले आपको शुरू से सारे वीडियो देखने, तभी आपको ये यहाँ पे आके समझ में आएगा, क्योंकि हर बार पीछे की चीजें बताएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो सार्वय गुणज, तो मैंने आपको बता रखा है 3 हर संख्या का खुद, जैसे मान लो 3 का सार्वय गुणज तो 3 खुद हो जाएगा, है ना। फिर इसका टेबल लिखते जाओ, 3 6 फिर 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 साते 21, 3 आठे 24, 3 9 27, 3 दाए 30, फिर आगे 11 तिया 33, 12 तिया 36, 13 तिया 39। इस प्रकार से इसका कोई अंत नहीं है। तो ये 3 का टेबल तो चलता रहेगा अंत तक, अनंत तक चलता रहेगा, कोई भी अंत नहीं। इसीलिए मैंने बोला गुणज होते हैं वो अपरिमित होते हैं जबकि गुणनखंड परिमित होते हैं। इसीलिए देखो इस डैश का ये जो डॉट डॉट है इसका मतलब है कि ये आगे चलते जा रहे हैं। अब देखो 5 के गुणज, 5 के गुणज, तो एक तो 5 खुद हो जाएगा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 5 का पढ़ा लिख दो, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, 55, 60, 65, 70, 14 पंजे 70, 13 पंजे 65, 12 पंजे 60, 11 पंजे 55। मैंने 5 का पढ़ा लिख दिया और वो आगे चलता रहेगा, इसका कोई भी अंत नहीं है। गुणज अपरिमित होते हैं। 9 के गुणज, 9 के गुणज, तो बताओ ये भी तो अपरिमित है। 9 के गुणज देखो, 9 एक तो खुद हो जाएगा, फिर 9 दूने 18, 9 तीय 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, है ना, 9 छक्के 54, 9 साते 63, 9 आठे 72 और 9 नवे 81, 9 दाहे 90, 99, 108। इस प्रकार से ये भी आगे
चलते चले जाएंगे। अब अपन को क्या निकालना है, 3, 5 और 9 के सार्वय गुणज, यानी कि जिस प्रकार इन तीनों में जो कॉमन थे ना वो सार्वय गुणनखंड, गुणनखंड में जो कॉमन वो सार्वय गुणनखंड, गुणज में जो कॉमन वो सार्वय गुणज। तो देखो 3 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, तो 3 तो नहीं होगा। फिर देखो 6 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है। फिर 9 इसमें नहीं है। फिर 12 तो 12 इसमें नहीं है। फिर 15 तो 15 इसमें है लेकिन इस वाले में नहीं है। फिर 18 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी है। अगर किसी एक में भी नहीं है ना तो फिर वो नहीं होगा, है ना। फिर देखो 21 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। फिर 24 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है। फिर 27 तो 27 इसमें है लेकिन 5 वाले में नहीं है। फिर देखो 30 तो 30 देखो इसमें है लेकिन ये 9 वाले में नहीं है। फिर 33 तो इसमें नहीं मिलेगा। फिर 36 तो इसमें नहीं मिलेगा। फिर 39 तो इसमें अभी तक तो कोई गुणज नहीं मिला है, तो आगे करके देखना पड़ेगा क्या, इसमें हमको कोई भी गुणज नहीं मिलेगा, है ना। कोई सार्वय गुणज है क्या, देखो 36 ये गलत कर रखा है। ओहो हमने देखो ये गलत ले लिया, 3, 5 नहीं है ये 3, 4 और 9 के गुणज होते हैं। मैंने देखा ऐसे कैसे हुआ, है ना। ये 4 के गुणज लिखने अपने को ना, 4 के गुणज। तो देखो 4 के गुणज लिख दो, तो 4 का गुणज एक तो 4 क्या हो जाएगा, खुद हो जाएगा। फिर 4 का पहाड़ा लिख दो, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तीय 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छके 24, 4 साते 28, 4 आठे 32, 4 9 36, 4 दाएं 40, 11 चौके 44, 12 चौके 48, 13 चौके 52, 14 चौके 56, और इस प्रकार से ये डैश 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 आगे चलता रहेगा। अब कॉमन देखो 3 तो नहीं है। फिर 6 तो 6 नीचे वाले 2 में नहीं है। फिर 9 इसमें है लेकिन इस वाले में नहीं है। फिर 12 तो 12 देखो इसमें है लेकिन इस 9 वाले में नहीं है। फिर 15 तो 15 इसमें है लेकिन इन नीचे वाले 2 में नहीं है। फिर 18 तो 18 इन 2 में है लेकिन इसमें नहीं है। फिर 21 तो 21 नीचे वाले 2 में नहीं है। फिर 24 देखो इसमें है लेकिन इस 9 वाले में नहीं है। फिर 27 3 वाले में है, 9 वाले में है लेकिन 4 वाले में नहीं है। फिर 30 तो 30 इसमें है लेकिन नीचे वाले 2 में नहीं है। फिर 33 तो 33 कहाँ है, 33 इस एक में ही है। फिर देखो 36 तो देखो 36 इसमें है और इसमें भी है। तो एक सार्वय गुणज तो क्या हो गया, एक सार्वय गुणज तो हो गया 36। एक सार्वय गुणज तो क्या हो गया 36, है ना। फिर अगला सार्वय गुणज क्या हो जाएगा, अब देखो सार्वय गुणज भी है ना अनंत तक चलते रहेंगे 36। अब देखो यहाँ मैंने डॉट डॉट कर दिया, तो आगे हम कहां तक लिखेंगे। अगर कोई पूछे ना एक सार्वय गुणज बताओ तो 1, 2 बताओ तो 2, 3 तो 3। अब पूछा है कि 3, 4 और 9 के सार्वय गुणज, संख्या में नहीं पूछा तो आप 1 भी बता सकते हो। लेकिन आगे अगर देखें तो ये 3 का पहाड़ा और चला जाएगा 42, फिर 45, फिर चला जाएगा 48, है ना। फिर चला जाएगा 51, 54 के बाद में 57, 19 तिये 57, 20 तिये 60, 21 तिये 63, 22 तिये 66, 23 तिये 69, 24 तिये 72। इस प्रकार से ये भी चले जाएंगे, है ना। अब और देख लो, क्योंकि गुणज का कोई अंत नहीं है, ऐसे आप आगे आगे लिखते जाओ, है ना। तो अब आगे मिलाओगे तो आपको देखो 42 इनमें नहीं है। फिर 45 तो 45 इसमें है लेकिन 4 वाले में नहीं है। फिर 48 तो 48 देखो इसमें है लेकिन इस वाले में नहीं है। फिर इसमें और क्या है, फिर आगे देखो जब आप ऐसे करते जाओगे ना तो फिर ये 72, और यहाँ पर भी 4 के पहाड़े में भी क्या रहेगा 72 रहेगा। इस प्रकार की इसकी ऐसे आगे अपन करते जाएंगे तो उसका कोई अंत नहीं है ना। फिर आगे कहीं ना कहीं ये 18 चौके 72 देखो 56, फिर आएगा 15 चौके 60, फिर 16 चौके 64, फिर 17 चौके 68,
फिर 18 चौके 72, 19 चौके 76, 20 चौके 80, 21 चौके 84। अपन को निकालने के लिए जैसे मतलब जहां तक जा रहे हैं ना तो उनको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ देखो ये 108 तक है ना, ये तो पहले से आ गए थे। अब और देख लो, तो यहाँ पे 72, इसमें भी 72 आया है और इसमें भी 72, तो एक गुणनखंड एक सारा गुणन क्या हो गया, ये हो गया। तो अपन को बहुत दूर दूर तक अपन ये नहीं कह सकते नहीं मिलेगा, आगे क्या पता मिल जाए ना, क्योंकि गुण क्या होते हैं, अपरिमित होते हैं। तो 36, 72 ऐसे आगे कुछ और हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, इसके सार्वय गुणज हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे, सार्वय गुणज हो जाएंगे। अब देखो ये 108 है ना, तो 108 में देखो 4 का भी भाग जाता है। देखो 4 कम 4, 4 दूनी 8, फिर 2 28, 7 चौक 28। अब 108 इस 4 में मिल ही गया और 3 में भी जाता है, तो एक इसका 108 भी गुणज हो जाएगा। फिर अपन को और आगे करते हुए चलना पड़ेगा। तो हम इतना नहीं अपने, या तो देखो निश्चित संख्या पूछेंगे कि 2 गुणज बताओ, 1 गुणज बताओ, 3 सार्वय गुणज बताओ, क्योंकि सार्वय गुणज है ना अपने को फिर तीनों के बहुत आगे तक करके देखने पड़ते हैं और उनका कोई अंत भी नहीं है। अपन ये नहीं कर सकते, यहाँ पे देखो हमने बोला कि इसके सार्वय गुणनखंड इतने ही होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई पता नहीं कितने भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी अपन को क्या करना है, डॉट डॉट करके लगा के छोड़ना है, क्योंकि सार्वय गुणज की संख्या भी क्या हो सकती है, अपरिमित है, अपरिमित। जब गुणज की संख्या अपरिमित है तो सार्वय गुणज भी क्या मिलेंगे अपन को, अपरिमित मिलेंगे। इसीलिए सार्वय गुणज भी हमने क्या लगाया, छोटा डैश 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 डैश, यानी आगे भी और ये चलते चले जाएंगे, है ना। तो शायद 3.4 है, वो हमने एग्जाम्पल कर लिए 2 अच्छे से, तो आपको 3.4 अच्छे से सोल्व हल करके देखनी है, क्योंकि वीडियो इन 2 एग्जाम्पल में क्या हो गया अपना, बड़ा हो गया, है ना। तो अपन क्या करते हैं, अगले वीडियो में ही 3.4 को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।